1 जनवरी 2025 जब पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा था, तब एक 28 साल का नौजवान मुकेश चंद्राकर, जिसने अपनी ईमानदारी और जाबाजी के दम पर पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई थी, वो 1 जनवरी की शाम से कहीं लापता हो गया। परिवार के लोगों ने पुलिस में कंप्लेन की, उसे हर जगह ढूंढा गया, पर उसका कहीं कुछ पता ना चला। 3 जनवरी 2025 मुकेश चंद्राकर की डेड बॉडी मिलती है। आखिर क्या हुआ था मुकेश चंद्राकर के साथ? कौन था वो जिसने बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी? ये मर्डर मिस्ट्री है मुकेश चंद्राकर की। छत्तीसगढ़ राज्य का एक जाना माना शहर बीजापुर, जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, उस शहर का रहने वाला 28 साल का मुकेश चंद्राकर पेशे से एक पत्रकार था। बात 1 जनवरी 2025 की शाम की है। मुकेश चंद्राकर के पास एक फोन आया और वो किसी से मिलने चला गया। काफी रात होने के बाद भी जब मुकेश घर नहीं लौटा, तब उसके बड़े भाई युकेश ने उसे कई बार फोन किया, पर मुकेश का फोन बंद था। चूंकि मुकेश एक पत्रकार था, वो अक्सर रिपोर्टिंग के काम से घर से बाहर चला जाया करता था। रिपोर्टिंग के टाइम वो अपना फोन भी अक्सर बंद कर लेता था। पहले तो मुकेश के बड़े भाई युकेश को ये सब नॉर्मल लगा, लेकिन अगले दिन यानी 2 जनवरी की शाम तक जब मुकेश घर नहीं लौटा और उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था, तब युकेश को अपने छोटे भाई की चिंता होने लगी और उसने बिना देर किए पुलिस में अपने भाई की गुमशुदगी की कंप्लेन दर्ज कर दी। चूंकि मामला एक पत्रकार के गायब होने से जुड़ा था, इसलिए पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और छानबीन शुरू कर दी। एक तरफ पुलिस अपना काम कर रही थी और दूसरी तरफ युकेश भी अपने छोटे भाई को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। इसी बीच युकेश ने गूगल फाइंड माई डिवाइस सर्विस का इस्तेमाल करके अपने छोटे भाई मुकेश की मोबाइल की लास्ट लोकेशन का पता लगा लिया और वो लोकेशन थी चट्टानपारा। चट्टानपारा बीजापुर जिले का ही एक इलाका है। युकेश ने पुलिस को अपने छोटे भाई मुकेश की लास्ट लोकेशन के बारे में तुरंत इन्फॉर्म किया। पुलिस अलर्ट होती है और बिना देर किए युकेश के साथ चट्टानपारा पहुंच गई। चूंकि चट्टानपारा एक बड़ी बस्ती है, ऐसे में मुकेश चंद्राकर को वहां ढूंढना बड़ा मुश्किल था। लेकिन चट्टानपारा में एक ऐसी जगह थी जहां युकेश को शक था कि उसके छोटे भाई मुकेश चंद्राकर के गायब होने का उस जगह से जरूर कोई लेना देना है, और वो जगह थी एक फार्म हाउस। इस फार्म हाउस का मालिक था बीजापुर का ठेकेदार सुरेश चंद्राकर। मुकेश के बड़े भाई युकेश को शक था कि उन्हें सुरेश चंद्राकर के फार्म हाउस पर मुकेश के गायब होने का कोई सुराग जरूर मिलेगा। फार्म हाउस में कुल 17 कमरे थे जिन पर ताले लगे थे। फार्म हाउस के मालिक ठेकेदार सुरेश को बुलाया गया। सुरेश के आने पर सभी कमरों के ताले खुलवाए गए, लेकिन उन कमरों में कुछ नहीं मिला। उस फार्म हाउस में पुलिस को एक सेप्टिक टैंक भी दिखा जो बिल्कुल नया बना हुआ था। जब पुलिस ने सुरेश से उस टैंक के बारे में पूछा, तब सुरेश ने बताया कि बाथरूम के रेनोवेशन का काम चल रहा है। पुलिस ने काफी देर तक उस फार्म हाउस के पूरे एरिया को सर्च किया, लेकिन मुकेश चंद्राकर के गायब होने से जुड़ा वहां कोई सुराग नहीं मिला। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मुकेश चंद्राकर के बड़े भाई युकेश को ठेकेदार सुरेश पर शक क्यों था? दरअसल ठेकेदार सुरेश चंद्राकर कोई और नहीं, मुकेश और युकेश का करीबी रिश्तेदार था। मुकेश चंद्राकर के परिवार को यह बात पता थी कि मुकेश और ठेकेदार सुरेश के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। इसकी वजह यह थी कि मुकेश चंद्राकर एक ईमानदार पत्रकार था। रिश्तों की परवाह किए बिना ही वो आए दिन ठेकेदार सुरेश के घटिया कंस्ट्रक्शन और घोटालों की रिपोर्टिंग करके जनता और प्रशासन के सामने उसका सच सामने लाता था। बस इसी वजह से ठेकेदार सुरेश और मुकेश चंद्राकर के बीच अनबन बनी रहती थी। पुलिस को ठेकेदार सुरेश के फार्म हाउस से भले ही कोई सुराग ना मिला, लेकिन मुकेश चंद्राकर के बड़े भाई युकेश को अब भी पूरा शक था कि उसके छोटे भाई के गायब होने के पीछे ठेकेदार सुरेश का ही हाथ है, क्योंकि मुकेश चंद्राकर के फोन की लास्ट लोकेशन चट्टानपारा थी, जहां ठेकेदार सुरेश का फार्म हाउस था। पुलिस ने केस की बारीकी से जांच करनी शुरू की। मुकेश चंद्राकर के घर से लेकर ठेकेदार सुरेश के फार्म हाउस तक के बीच में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उन सबकी जांच की गई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे मुकेश चंद्राकर के गायब होने की जानकारी मिल सके। इसी बीच पुलिस को मुकेश चंद्राकर की सीडीआर रिपोर्ट यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड मिलती है। सीडीआर रिपोर्ट से यह पता चल गया कि मुकेश चंद्राकर को आखिरी कॉल किसकी आई थी। वो नाम था रितेश चंद्राकर। रितेश चंद्राकर कोई और नहीं, मुकेश चंद्राकर का चचेरा भाई था। पुलिस को पूरा शक रितेश पर था, क्योंकि मुकेश के नंबर पर आखिरी कॉल रितेश की थी और रितेश के फोन की लोकेशन ठीक वही थी जो मुकेश चंद्राकर की लास्ट लोकेशन थी, यानी कि चट्टानपारा, ठेकेदार सुरेश का फार्म हाउस। पुलिस ने रितेश को सर्च करना शुरू किया। ना तो उसका फोन लग रहा था और ना ही उसका कहीं कुछ पता चल रहा था। रितेश के कॉल रिकॉर्ड से पुलिस को उसके भाई दिनेश का नंबर मिला। जब पुलिस ने दिनेश को कॉल किया, तब उसका
उसका भी फोन स्विच ऑफ था। इसके बाद पुलिस को रितेश के भाई दिनेश पर भी शक होने लगा, इसलिए अब पुलिस ने रितेश के साथ साथ उसके भाई दिनेश को भी सर्च करना शुरू कर दिया। 2 जनवरी 2025 सुबह 8 बजे रायपुर एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पुलिस को रितेश की थार गाड़ी एयरपोर्ट के पार्किंग में मिली। इसके बाद पुलिस ने एयरपोर्ट से फ्लाइट से आने जाने वालों की डिटेल मांगी। जांच में पता चला कि रितेश ने 2 जनवरी 2025 की सुबह रायपुर से दिल्ली की फ्लाइट टिकट ऑनलाइन बुक की थी। मुकेश चंद्राकर के गायब होने के बाद रितेश अचानक दिल्ली क्यों भाग रहा था, इस बात से पुलिस का शक और मजबूत हो गया। 3 जनवरी 2025 की सुबह पुलिस को पता चला कि रितेश का भाई दिनेश बीजापुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती है। सुबह करीब 12 बजे पुलिस बीजापुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंची और दिनेश उन्हें वहां मिल गया। दिनेश को कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ की गई। शुरुआत में दिनेश ने साफ मना कर दिया कि उसे मुकेश चंद्राकर के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन जब पुलिस ने उसके साथ कड़ाई से पूछताछ की तब दिनेश टूट गया और 3 घंटे की पूछताछ के बाद उसने कबूल कर लिया कि उसने अपने भाई रितेश और महेंद्र रामटेके के साथ मिलकर मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी। अब ये तो साफ हो चुका था कि पत्रकार महेश चंद्राकर जिंदा नहीं है, लेकिन अब एक ऐसा सच सामने आने वाला था जिसे जानने के बाद लोगों का कलेजा कांप गया, और वो सच था महेश चंद्राकर की डेड बॉडी। 3 जनवरी 2025 शाम के करीब 5 बजे पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के फार्म हाउस पर पहुंचती है। ये वही जगह है जहां महेश चंद्राकर की डेड बॉडी मिलने वाली थी। फार्म हाउस के अंदर बने सेप्टिक टैंक जो बिल्कुल नया बना हुआ था, उस सेप्टिक टैंक का ढक्कन हटाया गया। ये वही सेप्टिक टैंक था जिसके बारे में पुलिस ने ठेकेदार सुरेश से पूछताछ की थी। तब उसने पुलिस को जवाब दिया था कि बाथरूम के रेनोवेशन का काम चल रहा है। सेप्टिक टैंक का ढक्कन हटने के बाद जब टैंक के अंदर टार्च मारा गया तब टार्च की रोशनी में एक डेड बॉडी दिखाई दी, और ये बॉडी थी मुकेश चंद्राकर की। जिस डॉक्टर ने मुकेश चंद्राकर की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था, उन्होंने बताया कि मुकेश चंद्राकर के सर पर घाव के कई गहरे निशान थे। लीवर के 4 टुकड़े, पसलियां टूटी हुई, इतना ही नहीं उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और हार्ट भी फटा हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि अपने 12 साल के करियर में ऐसा केस नहीं देखा जिसकी इतनी बेरहमी से हत्या की गई हो। मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोप में रितेश, उसके भाई दिनेश और महेंद्र रामटेके को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस हत्याकांड का मेन एक्यूज्ड ठेकेदार सुरेश चंद्राकर पुलिस की गिरफ्त से दूर था। मगर 5 जनवरी 2025 की रात को पुलिस ने ठेकेदार सुरेश को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। ठेकेदार सुरेश ने अपने भाइयों के साथ मिलकर, यानी रितेश, दिनेश और महेंद्र रामटेके के साथ मिलकर मुकेश चंद्राकर की हत्या की प्लानिंग कर ली। और ऐसा सुरेश ने इसलिए किया क्योंकि मुकेश चंद्राकर उसके लिए खतरा बनता जा रहा था। दरअसल कुछ समय पहले बीजापुर में 52 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए 120 करोड़ का ठेका सुरेश को मिला था। इस सड़क को बनाने में कई तरह के घोटाले हुए, घटिया क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल हुआ था। साफ भाषा में कहा जाए तो सड़क सिर्फ सरकारी पेपर पर बनी थी, असलियत में नहीं। पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने ठेकेदार सुरेश के घटिया काम और घोटालों की रिपोर्टिंग करके सबके सामने उसकी पोल खोलकर रख दिया, जिसके बाद सुरेश के खिलाफ जांच शुरू हो गई। ठेकेदार सुरेश को डर था कि कहीं वो ब्लैकलिस्ट ना कर दिया जाए। बस इसी गुस्से में उसने मुकेश चंद्राकर को खत्म करने की साजिश रची। मुकेश चंद्राकर को खत्म करने की प्लानिंग करने के बाद वारदात वाले दिन यानी 1 जनवरी 2025 की शाम को रितेश ने मुकेश चंद्राकर को रात के खाने के बहाने सुरेश के फार्म हाउस पर मिलने के लिए बुलाया। मुकेश वहां पहुंचा तब सबसे पहले उसे बेरहमी से पीटा गया, उसका गला घोटा गया, फिर धारदार हथियार से उसके सर पर कई बार वार किया गया और आखिर में मुकेश की बॉडी को सेप्टिक टैंक में डालकर उसके ऊपर से सीमेंट से ढक दिया गया ताकि किसी को कुछ पता ना चले। बस्तर जंक्शन नाम से मुकेश चंद्राकर ने एक यूट्यूब चैनल बनाया था। चूंकि बस्तर एक नक्सलाइट एरिया है, इसलिए मुकेश चंद्राकर ज्यादातर नक्सल हमले, आदिवासियों से जुड़े मुद्दे और करप्शन के खिलाफ आवाज उठाया करते थे। अब सवाल ये उठता है कि मुकेश चंद्राकर जैसे और भी कई ईमानदार पत्रकार हैं जो करप्शन के खिलाफ आए दिन आवाज उठाते हैं, क्या वो सुरक्षित हैं या फिर वो भी एक दिन ठेकेदार सुरेश जैसे अपराधियों का शिकार बन जाएंगे?